Hello everyone. Good morning. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. चलो दिवाली कैसे गई अजय? अच्छी थी। आपकी कैसी रही? बढ़िया थी। आपकी मेरी कैसी रही? अच्छा, बढ़िया बढ़िया थी बढ़िया वैसे। रहनी चाहिए। हाँ, ऑफिस वर्क था तो हाँ। लीव में भी 2-3 दिन काम करना पड़ा। अच्छा, मेरा तो सर सही रहा सर। मेरा ऑफिस वर्क नहीं, मैं 10 दिन से ऑफिस की ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद में लीव चला तो गया। लीव पे थे या फिर? मैं मंडे से करूँगा ज्वाइन। अच्छा, लीव पे था मैं। चलो अपने नेटिव टाउन में आया हूँ मैंने क्या करना ही नहीं है। अच्छा। 3 दिन में तो ऑफिस मतलब 2 दिन छुट्टी थी तो 3 दिन मैंने ले ली। अच्छा, तो सही है। और अभी वापस कब जाओगे? मंडे या फिर घर से ही काम है आपका? आज निकल जाऊँगा मैं। अच्छा। ना, आज निकल जाऊँगा मैं। हम्म। और आशा, दिवाली कैसे रही? गुड मॉर्निंग। गुड बढ़िया। मॉर्निंग। आपकी दिवाली? हाँ, हमारी भी। हेलो। फोन अभी तक मैं तो शायद मंडे जाऊंगा वापस पुणे। अच्छा, मैं भी अभी बाहर हूँ। मैं भी कल पहुंचूंगी मैं भी अच्छा, भोपाल। तो एक्चुअली इसीलिए मैंने थर्सडे का कैंसिल कर दिया। अजय भी नहीं थे, आप मैंने बोला ठीक है। हम्म, आज भी वैसे मैं स्टैटिस्टिक्स शुरू करने वाला था, फिर मैंने सोचा कि चलो और मतलब हमारी गाड़ी पटरी पे आने के लिए थोड़ा सा एक दिन दे देते हैं हम, और कल से फिर स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट के कम से कम एक 10 लेक्चर्स होंगे। तो मे बी 3 वीक्स में हम खत्म करेंगे, अगले 3 वीक्स में। दिसंबर के पहले वीक या दूसरे वीक में हम सॉफ्टवेयर मशीन लर्निंग शुरू करेंगे। अभी 18 तारीख है, राइट? तो 3 वीक्स के बाद मशीन लर्निंग। तब तक आपके और एक दो तीन प्रोजेक्ट होने चाहिए, कम से कम दो दो तो एटलीस्ट। उसके बाद फिर मशीन लर्निंग के दौरान भी हम कुछ प्रोजेक्ट्स लेने वाले हैं। तो और कुल मिला के जो प्रोजेक्ट्स है वैसे 6, 7, 8 प्रोजेक्ट्स हम करेंगे, और वो सारे प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूमे पे लगाएंगे। सारे एडवांस होंगे मशीन लर्निंग में भी। आणि सुशांत, विवेकानंद, कुठं आहेत तुम्ही? इथं आंबेजोगाईलाच? आंबेजोगाई सर. म्हणजे गावाकडे आहे सर मी. म्हणजे म्हणजे केज आपले केजला आहे. अच्छा, आंबेजोगाईलाच केज. येणार वापस? आंबेजोगाईला अजून आलोच नाही सर. जसं दिवाळीला आलो इकडेच आलेलो आहे गावाकडेच. अच्छा. ठीक है विवेकानंद, आप एटलीस्ट आप मिलने का प्लान कर सकते हो आज या कल, राइट? आज मिल सकता हूँ सर, कभी आज कल भी आपके टाइम के ऊपर है, मिल जाऊंगा. ठीक है, हम शाम को मिलेंगे। और एक स्टूडेंट आने वाला है हमारा, इसका रिज्यूमे प्रिपेयर किया है मैंने, अभी पिछले बैच का है। हाँ. उसको 1-2 कॉल आ गए हैं वाह. रिज्यूमे अपलोड करते ही। हाँ, तो वो थोड़ा सा मतलब वो रिज्यूमे में कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम करेंगे। तो आप भी आ जाना शाम को। ठीक है सर, मुझे टाइम बता दीजिए, मैं आ जाऊंगा. हाँ, ठीक है। बाकी आलोक कहाँ है? अजय, आलोक इस पूरे महीने में नहीं है। चलो मेरी बात नहीं हुई अभी। अच्छा, आलोक से मैं देखो आज बात करके बताता हूँ आपको। ठीक है। मोनिका और सुशांत दोनों केस में है अभी? नहीं सर, मोनिका उसके माया पे गाँव में हाँ, है. अच्छा, माइक चली गई। ओके। अच्छा, वो वापस पुणे कब निकल रहे हो सुशांत? वेडनेसडे को जाने वाला है उसका, बुधवार को. ठीक है। चलिए, आज थोड़ा सा कैजुअल डिस्कशन करेंगे। मुझे लगता है ये जो सिक्वल है, सिक्वल लगभग सब लोगों को समझ में आ गया है। सिद्धेश्वर और विवेक को थोड़े से डाउट है, तो उनसे मैं बाद में बात करके हम प्रोसीड करेंगे।
बाकी तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत है, बट जो मैंने अभी हमारे ग्रुप में एक क्वेश्चन भेजा था, किसी को पता है? मतलब किसी ने देखा, सॉल्व करने की कोशिश की उसको? एक स्क्रीनशॉट भेजा था मैंने, अगर नहीं, नहीं मैंने तो नोटिस किया। भेजा है मैंने, राइट? या फिर आपके इसमें आप हमारे ग्रुप में नहीं डाला मैंने, क्योंकि नहीं, वो शायद। लाइफ क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन, हाँ है ना, किसी ने डाउनलोड नहीं किया शायद वो इमेज भेजी है मैंने। 3 वेरिएबल्स है उसमें, डेट, टाइम, काउंट और टाइप। डाउनलोड करके डेटा सेट बनाया था, लेकिन उसका टाइम नहीं लगा। हाँ, तो याद आ गया एक्चुअली, मुझे, आपने डाला तो मैंने टेबल लेवल तो क्रिएट कर ली उसकी। हाँ, उसे वो करना है। हाँ, अगर नहीं भी समझ में आया ना, तो यही सारे वेरिएबल्स चैट जीपीटी को पूछना, बताना और उससे क्वेरी लिखवाना, वो पूरी क्वेरी दे देगा आपको, और फिर समझने की कोशिश करना वो क्वेरी। एक्चुअली देखो, ये काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। मुझे भी पूरा नहीं आया, क्योंकि इसको टाइम लगता है, काफ़ी नेस्टेड क्वेरी लिखनी पड़ेगी आपको, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। मैंने जब चैट जीपीटी से पूछी फिर बाद में इंटरव्यू होने के बाद में, तब लगभग वो 15-20 लाइन की क्वेरी थी। तो इतनी तो नॉर्मली नहीं पूछता कोई, बट अगर पूछा भी तो आपको एटलीस्ट सिटी पता होना चाहिए। उनका ये एक्सपेक्टेशन नहीं होता कि आप पूरी क्वेरी सॉल्व करोगे उसी समय, क्योंकि वो टाइम लेती है, कम से कम 20-25 मिनट लेती है उस टाइप क्वेरी। तो डोंट वरी कि जब भी वो लोग पूछते हैं और कैसे कैसे करना है, इतनी बड़ी क्वेरी कैसे लिखो, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका वो अप्रोच जानना चाहते हैं, तो उतना ही उतना सफिशिएंट है। अगर आप बोलोगे कि हाँ यहाँ पे सीटी यूज करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा मतलब कोड करने की कोशिश करोगे सीटी में, विथ विथ सीटी एज, और उसके बाद जो भी है क्वेरी लिखोगे, सेलेक्ट स्टार, एक क्वेरी मिली थी मुझे, एक सर्च करने के बाद। हाँ एक स्क्रीन शेयर करके आपको बता दिखा इसमें था। चैट जीपीटी दे रखा है हाँ, वही वही ना, चैट जीपीटी में भी था, इसमें एक था उसमें, मिली लेकिन थी। थोड़ा अलग था, उससे क्वेश्चन अलग है वो। विथ नेक्स्ट टाइम एज। अच्छा, तो इसका आंसर मिल रहा है आपको या फिर? नहीं, ये एग्जीक्यूट नहीं की, जस्ट सर्च करके रखा था एक बार। एक अच्छा, क्वेश्चन मैंने पूछा था उसको, हम्म वो भी हम्म शायद दैट राइट राइट राइट। तो उसको सिर्फ समझो, इतना सफिशिएंट है, विथ सीटी लगाना, एंट्री एग्जिट टाइम, राइट, वो सब कुछ। उसको एक मतलब बार एक रन करने करो, डेटा डॉट वर्ल्ड में क्या करो आप, हाँ डेटा डॉट वर्ल्ड में करो, या फिर टेम्पररी टेबल क्रिएट करो। आपको पता है टेम्पररी टेबल कैसे क्रिएट हो सकता है? माई सिक्वल में करो, एक टेबल क्रिएट करो, ना टेम्पररी नहीं, सिर्फ टेबल क्रिएट करो और उसको क्वेरी करो इस क्वेरी से। ठीक है सर, कर दूंगा। एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है कि नहीं आपको? ओके। बट हाँ, राइट, इवन मैंने भी यही यही कोशिश की थी, बट जब मैं ट्राई कर रहा था तब जो टाइम स्टैम्प है उसको कैसे मोल्ड करूं, वहां मुझे दिक्कत आ रही थी। बट हाँ, ओवरऑल इंटरव्यू पॉजिटिव गया। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछे, जैसे कि बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है, वो आगे हम देखेंगे सब कुछ। बट उसके बाद IQR रेंज क्या है, यही सारे कॉमन सवाल थे, वो तो सारे जवाब मैंने दे दिए उस समय। तो बेसिकली इंटरव्यू क्रैक हो गया, ठीक है। ओके। बट हाँ, पर ऐसे डरना नहीं है वहां पे, अरे क्या ही पूछा, एटलीस्ट ट्राई करो, जितना आता है उतना। आप अप्रोच बताओ, क्योंकि कभी कभी उनको भी ऐसा होता है कि हाँ चलो, कैंडिडेट से एटलीस्ट अप्रोच भी मिल गया उनको। तो जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं उसको बार बार रिपीट, प्रैक्टिस करो उसकी। sequel-practice.com जो भी वेबसाइट है, उसमें क्वेश्चनियर है, राइट। तो उन एटलीस्ट मीडियम तक, जो मीडियम लेवल डिफिकल्टी है, वो सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए।
नहीं भी आ रहे तो भी आपको क्या सर करना SQL के लिए पूछते हैं इंटरव्यू। क्या बोले अजय? मैं ये पूछ रहा था इसमें SQL का कितना मतलब कितना क्या पूछते हैं ये लोग इंटरव्यू में? में जेनेरिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं। 90% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि वेयर और हैविंग में डिफरेंस क्या है, सिक्वल के जॉइंस का सिंटैक्स बताओ। अगर दो या फिर सिनेरियो बेस्ड पूछ लेते हैं कि दो टेबल्स है, दो टेबल्स में से मैंने हमें ये डेटा चाहिए, सिर्फ उतने रिक्वायर्ड कॉलम चाहिए, तो हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली ज्वाइन ज्वाइन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर बाद में आता है विंडो फंक्शन, जो हमने पढ़े हैं, राइट। विंडो फंक्शंस क्या है, उसकी थियरी, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं। बट आशा और अजय को एटलीस्ट थोड़े से तो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हाई हो सकती है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोग आपको क्वेश्चन करते हैं। और आप ये तो रहेगा, सही कह रहे ठीक है, आशा और अजय आप मतलब उतना एप्टीट्यूड आपका डेवलप हो गया है, आपको एटलीस्ट ये सारी चीजें समझ में आ रही है। तो बस उसी की प्रैक्टिस करते रहो आप दोनों भी। आप दोनों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है मतलब सिक्वल के क्वेश्चंस। बाकी लोगों को कुछ नहीं, मतलब बाकी लोगों को तो सिर्फ ज्वाइन तक भी आएगा, तब भी काम हो जाएगा। वैसे कितने इंटरव्यू में सिक्वल पूछते हैं, तो मैं बोलूंगा कि 30% इंटरव्यू में सिक्वल पूछते हैं। 30 से 40, 30 ही बोलूंगा मैं। अभी तक तो अ, उससे ज्यादा मुझे पूछा गया नहीं। 10 में से तीन तीन या चार इंटरव्यू में पूछ लेंगे, बाकी तो नहीं। तो आप बोलोगे कि बाकी फिर इंटरव्यू में एक तो पाइथन पाइथन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, और अभी आजकल पूछ रहे हो ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, सॉरी। ये दोनों चीज़ें, तो ये दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे अलॉन्ग विथ कंटेनराइजेशन। कंटेनर्स कैसे क्रिएट करते हैं, पैकेजिंग कैसे करते हैं, क्योंकि देखो इससे पहले मुझे खुद पैकेजिंग करना नहीं आता था। मैंने मैंने अभी एक 7-8 महीने पहले सीखा पैकेजिंग करना, कोड पैकेजिंग कैसे होती है। पैकेजिंग अलग है और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल्स अलग है। डिपेंडेंसी मैनेजर्स कौन कौन से, वर्चुअल एनवायरनमेंट वगैरह जो भी है, वो भी हम देखेंगे। और पैकेज मैनेजर्स भी देखेंगे कि पैकेजिंग कैसे होती है पूरे कोड की, कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं और कंटेनर को डिप्लॉय कैसे करते हैं। एंड टू एंड हम पढ़ेंगे यहाँ पे भी, ताकि ताकि आपके पास पूरी वो स्टोरी रहे, राइट, इंटरव्यू में बोलने के लिए। ठीक है, चलिए। आज फिर से विंडो फंक्शंस देखने वाले हैं हम। कुछ बाकी है, हमने क्या क्या कवर किया है। हमने एग्रीगेट फंक्शन सारे कवर किए हैं, मैक्स, मिन, एवरेज, सम, काउंट। रैंकिंग फंक्शंस कुछ है, रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, एंटाइल, परसेंट रैंक और क्यूमुलेटिव डिस्टेंस। उसके बाद एनालिटिकल कुछ फंक्शंस है, लीड, लैग, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू। सारे फंक्शंस बहुत आसान है। और रो नंबर जो है, आपको अभी जो क्वेरी लिखी है विवेकानंद ने, उसमें यूज किया है, देखो उन्होंने शायद रो नंबर। तो ये एनालिटिकल फंक्शंस है, लीड, लैग, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू। ये एडवांस चीज़ है, ठीक है। अगर पहली बार समझ में नहीं भी आई, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, जो भी मैं बता रहा हूँ उसकी। और जब 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। अगर नहीं भी आता है तो हम कनेक्ट करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे बीच बीच में। चलिए, पहले तो हम डेटा देख लेते हैं, रिटेल डेटा, जो हमने पिछली बार भी देखा था। अगर भूल गए हैं आप तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ। उसमें कुछ कॉलम्स है। आपको मैंने और एक प्रोजेक्ट दिया था आरएफएम एनालिसिस का, विथ सिक्वल, सिक्वल क्वेरी यूज करके। देखो वो भी आपको करना है। अगर लगता है आपको कि चैट जीपीटी की मदद आपको चाहिए, तो उससे पूछो क्वेश्चन कि इतने इतने वेरिएबल्स हैं और मुझे आरएफएम एनालिसिस करना है, उसमें आंसर बता देगा। बट आपको कंप्लीट करके मुझे क्वेरी भेजनी है।
और उसको समझना भी है। एटलीस्ट आप क्वेरी को भी समझते हो ना और लिखते हो फिर बात। और ऐसा कोई इंटरव्यू में इतनी डिफिकल्टी लेवल का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तब हमें पता चलता है कि एटलीस्ट एक्चुअली हमारा अप्रोच क्लियर होता है उसमें। हम पूरा कर पाए नहीं कर पाए बट वो बात अलग है, बट एटलीस्ट अप्रोच आप बता सकते हो इंटरव्यूअर को। अप्रोच का मतलब सिर्फ अप्रोच नहीं, बट थोड़ी आधी या फिर 75% एटलीस्ट क्वेरी कर पाते हो आप उसके सामने। चलो, रिटेल डेटा हमने देखा है। अगर मुझे टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं चेक करना है विवेकानंद, तो मैं क्या क्वेरी लिख सकता हूँ यहाँ पे? मुझे सिर्फ देखना है कि टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं मेरे डेटा सेट में। काउंट ऑल कर सकते हैं, काउंट फंक्शन यूज कर, वेरी गुड। काउंट, मतलब फंक्शन यूज करना पड़ेगा बाद। काउंट। तो कितने रिकॉर्ड्स? लगभग 4 लाख रिकॉर्ड्स आ गए, राइट। तो एक मुझे ऑर्डर बताओ आप, सब लोगों के लिए क्वेश्चन है ये, ठीक है। जैसे कि पहले तो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं, सेलेक्ट, फिर उसके बाद हम करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करते हैं यूज, राइट। उसके बाद अब मुझे करना है हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट, वेयर। तो हमारा ऑर्डर कैसे आना चाहिए? कौन कौन से क्लॉजेस हम लिख सकते हैं वन बाय वन? वेयर आता है, वेरी गुड। बाद वेयर में आता है, बाद में ज्वाइन, ज्वाइन। बट ज्वाइन नहीं यूज करना है, सिर्फ मैंने जितने बताए, ऑर्डर बाय, हैविंग, ग्रुप बाय, लिमिट, इतना ही बता। ग्रुप, वेयर के बाद ग्रुप बाय आता है, ग्रुप बाय हैविंग, वेयर, ऑर्डर लिमिट, ग्रुप बाय, गुड, ग्रुप बाय, उसके बाद हैविंग। और अगर ऑर्डर बाय और लिमिट में कौन सा पहले आना चाहिए? बाय ऑर्डर फर्स्ट आना चाहिए, लिमिट लास्ट में आना चाहिए। तो ऑर्डर बाय पहले आना चाहिए, फिर वो उसका लिमिट आएगा। हाँ हाँ, हाँ, देन इसका लिमिट आएगा। सबसे लास्ट में लिमिट आ जाएगा। वेरी गुड। तो ये जो क्रम है, वो ये जो सीक्वेंस है, हमें सिर्फ ये याद रखना है। अभी तो चैट जीपीटी आ गया है, तो सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर अंदर जाके तो 30% काम वो कर देगा, आपको 70%, मतलब आपकी इफिशियंसी देखो कितनी बढ़ रही है। कहाँ गया हमारा सीक्वल? ठीक है। अब मैं फिर से एवरेज और सम यूजिंग विंडो फंक्शंस मतलब ओवर पार्टीशन बाय। ठीक है, एक बार उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। अब हमें क्या करना है, एवरेज और सम निकालना है। एवरेज निकालना है यूनिट प्राइस का। मैं फिर से क्या करता हूँ, आपको डेटा दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? रिटेल डेटा। ठीक है, तब तक डेटा को एनालाइज करो, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ एक। हमें क्या चाहिए? दी एवरेज यूनिट प्राइस एंड टोटल क्वांटिटी और ईच ऑर्डर का मतलब इनवॉइस नंबर।
एवरेज यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस आपको पता है, यूनिट प्राइस है उसका नाम, यूनिट प्राइस, राइट। कॉलम का भी नाम यूनिट प्राइस है। और क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी, और इनवॉइस नंबर से चाहिए। तो बताएगा कोई? पहले तो सेलेक्ट लिखेंगे हम। इनवॉइस नंबर से हमें विंडो फंक्शन यूज करना है। विंडो करो, नहीं तो फिर ग्रुप बाय करो। एवरेज ऑफ, क्या निकालना है, किसका एवरेज? यूनिट प्राइस का, यूनिट प्राइस का, राइट। उसके बाद कैसे ग्रुप बाय करना है उसको? हम ओवर, ओवर लिखेंगे ये यहाँ पे, पार्टीशन बाय इनवाइस नंबर, और फिर उसके बाद करेंगे एज एवरेज यूनिट प्राइस। अब एवीजी यूज किया हमने, अब करेंगे सम ऑफ, क्या बोल रहा है वो, सम ऑफ क्वांटिटी चाहिए हमें, सम ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद ओवर, यहाँ तक सेम, पार्टीशन बाय, सेम पार्टीशन बाय हमें यूज करना है। एज टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी फ्रॉम रिटेल डेटा, तो देखो आ गई क्वांटिटी। अब यहाँ पे हमने विंडो फंक्शन यूज किया है, इसलिए रिकॉर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स उतने ही आएंगे, लगभग 4 लाख आएंगे ये सारे रिकॉर्ड्स। क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे आप, एक इनवॉइस नंबर 536420 के 2 1 2 3 4 रिकॉर्ड्स है, और सारे नंबर सेम है, और सारी टोटल क्वांटिटी भी सेम है इनकी। देखो अब ऐसा क्यों आया है, क्योंकि हमने ये विंडो फंक्शन यूज किया है। विंडो फंक्शन मतलब कैसे, यहाँ देखो, एक एग्रीगेट फंक्शन के बाद हम विंडोइंग कर रहे हैं उसकी, ओवर पार्टीशन बाय यूज करके, पार्टीशन बाय इनवॉइस नंबर मतलब ग्रुप बाय। बट ग्रुप बाय और पार्टीशन बाय में क्या डिफरेंस है, ओवर पार्टीशन बाय में या फिर दिस विंडो फंक्शन में क्या डिफरेंस है? अब मैं ग्रुप बाय यूज करता हूं तो हमें सिर्फ एक रिकॉर्ड, पूरा यूनिक, दिखाता हूँ, हाँ, ग्रुप बाय में। हाँ राइट, एक सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड मिलेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग द सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एज दोज वेयर इन ओरिजिनल टेबल। हमें सेम रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे, 4 लाख रिकॉर्ड्स टोटल। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हमने पार्टीशन बाय यूज किया है। अब मैंने ये पिछले लेक्चर में आपको बताया था, अगर कोई भूल गया है तो पिछला लेक्चर एक बार देख लो आप। पार्टीशन बाय और विंडो फंक्शन और ग्रुप बाय में जो भी डिफरेंस है हमने वो देखा है पिछली बार।
अब मुझे अब आप बताओ कि सिर्फ ग्रुप बाय फंक्शन यूज करना है यहाँ पे। अब ये इतना इतना लंबा लिस्ट नहीं चाहिए, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए मुझे। अब ग्रुप बाय यूज करना है क्लॉज। बताओ। बताओ बताओ जल्दी बताओ। सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी। आशा। उसमें select invoice number, average unit price, गुड। sum एवरेज प्राइस। sum of quantity, as सम। करके जो लगाया है वो कर देंगे। ठीक है, और इसको क्या करें? by What- group by invoice number, from retail data, group by invoice number। गुड गुड। और इसको क्या करें हम? इसको रखना है या हटाना है? ओवर इसको पार्टीशन बाय। हटाना है। इसको हटाना है, क्योंकि अब ये क्या करेगा, हर एक के लिए एंट्री कर रहा है वो। अब हमें नहीं चाहिए तो इसको हटा देंगे, उसको सिंपल रखेंगे। इसको भी हटा देंगे, पार्टीशन बाय करेंगे ही नहीं, क्योंकि इक्वल नंबर ग्रुप ऑफ बाय रिकॉर्ड लगा रहे हैं। बाय। अब यहाँ पे ग्रुप बाय लगाएंगे, राइट? ग्रुप बाय। और ग्रुपिंग कैसे करनी है? इनवॉइस नंबर से करनी है। फॉर ईच कस्ट ऑर्डर, ईच ऑर्डर, ईच इनवॉइस नंबर बोला है उन्होंने, तो इतना ही लिखेंगे। अब इसको रन करेंगे हम। अब आप यहाँ पे देखो कि इनवॉइस नंबर और इनवॉइस नंबर वाइज अब ये यूनिक रिकॉर्ड्स है हमारे पास। कोई रिकॉर्ड रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है, आप मुझे बताओ। नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा। ग्रुप बाय इनवॉइस नंबर कर दिया आपने। ग्रुप बाय कर दिया। वैसे ही अगर मान के चलो कि हमें एवरेज ऑफ यूनिट प्राइस निकालना है, सम ऑफ क्वांटिटी, काउंट ऑफ स्टॉक कोड, मैक्सिमम ऑफ यूनिट प्राइस, मिनिमम ऑफ यूनिट प्राइस, ये भी अगर सब कुछ निकालना है, फीचर इंजीनियर्ड कॉलम्स तैयार करने हैं, मतलब नए कॉलम्स मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के, मिनिमम ऑफ यूनिट प्राइस, मैक्सिमम ऑफ यूनिट प्राइस, पार्टीशन बाय क्लॉज यूज करके, विंडो फंक्शन यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शंस, राइट? जो है सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये ऐसे यूज करो आप, जैसे भी आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से। हमने क्वेश्चन भी देखा था। अब एक नया कंसेप्ट पढ़ लेंगे हम, रो नंबर, ROW, रो नंबर। रो नंबर है क्या? रो नंबर इज अ फंक्शन असाइंस अ नंबर टू ईच रिकॉर्ड इन द रो। कुछ नहीं कर रहा है। रो नंबर क्या करता है? सिर्फ हर किसी रिकॉर्ड को, एक रो को एक नंबर असाइन कर रहा है, रो को एक नंबर असाइन कर रहा है। इतना सिंपल है ये। रो को एक नंबर दे रहा है, वो असाइन कर रहा है। तो इसका एप्लीकेशन में बताता हूं आपको। सेलेक्ट
उसके बाद फिर से मैं डिस्कस करता हूँ कि हमने किया क्या है इस क्वेरी में। सेलेक्ट इनवॉइस नंबर, स्टॉक कोड, डिस्क्रिप्शन और यूनिट प्राइस। रो नंबर इतना ही लिखना है हमें। फिर उसके बाद ओवर पार्टीशन बाय इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर के बाद थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करेंगे इसको, क्वेरी को। ऑर्डर बाय यूनिट प्राइस, डिसेंडिंग ऑर्डर से, ऑर्डर बाय यूनिट प्राइस डिसेंडिंग, और स्टॉक कोड असेंडिंग। स्टॉक कोड या फिर ये भी डिसेंडिंग कर देंगे हम। एज रैंक ऑफ यूनिट प्राइस पर इनवॉइस, कोमा। फिर हम काउंट करेंगे स्टॉक कोड का ओवर के बाद पार्टीशन बाय इनवॉइस नंबर एज number of items, from retail data। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रैंक है, रैंक ऑफ यूनिट प्राइस पर इनवॉइस। इनकी सिर्फ रैंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रैंकिंग दी है। किस हिसाब से? यूनिट प्राइस पर इनवॉइस। अब रो नंबर असाइन किया है, कैसे असाइन किया है? ओवर पार्टीशन बाय इनवॉइस, इनवॉइस नंबर से किया है हमने। इनवॉइस नंबर ऑर्डर बाय यूनिट प्राइस, और वो भी डिसेंडिंग से होनी चाहिए। बोल रहे हैं हम कि ये जो यूनिट प्राइस है वो डिसेंडिंग से लगाओ। इनवॉइस नंबर से ग्रुप बाय करो यूनिट प्राइस और इनवॉइस नंबर से। तो देखो इनवॉइस नंबर 1 आ गया है। अब ये मान के चलो कि एक सुशांत का इनवॉइस नंबर है ये, वो जब भी आए हमारे शॉप में उनकी एक इनवॉइस नंबर क्रिएट हो गया है, तो सेम इनवॉइस नंबर है। तो या फिर एक ही इनवॉइस नंबर पे अलग अलग स्टॉक कोड से एक बार आ गए हमारे शॉप में वो, तो उनका एक इनवॉइस नंबर क्रिएट हो गया, काफ़ी सारे आइटम्स उन्होंने उनके बकेट में डाल दिया। स्टॉक कोड है ये यहाँ पे, और उसकी यूनिट प्राइस है। तो यूनिट प्राइस हम बोल रहे हैं यूनिट प्राइस डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाओ, और स्टॉक प्राइस भी डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाओ। तो ये भी प्राइस डिसेंडिंग से हो गई, ये भी प्राइस डिसेंडिंग से हो गई। तो पहले वो चेक करेगा कि यूनिट प्राइस डिसेंडिंग से है क्या, और उसके बाद स्टॉक कोड डिसेंडिंग से लगाएगा। पहले तो ये लगाएगा, इसको प्रेफरेंस देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये यूनिट प्राइस ड्रॉप हो रही है फॉर दिस इनवॉइस नंबर। पहले 4.9 थी, फिर 4.25, 3.75, राइट। उसके बाद कस्टमर चेंज हो गया, इनवॉइस नंबर चेंज हो गया यहाँ पे। तो इस नए कस्टमर ने जो भी लिया है डिस्क्रिप्शन उसका यहाँ पे है, और यहाँ पे उसका डिसेंडिंग ऑर्डर से है, इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर से है। तो इस ये जो हम रो नंबर असाइन कर रहे हैं यहाँ पे, रैंकिंग दे रहे हैं उसको। रैंकिंग कैसे दे रहे हैं उसका लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया है।
रो नंबर, इसको अभी तक के लिए भूल जाओ, ये है नहीं है कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें आज जो सीखना है वो इतनी लाइन सीखनी है कि ये क्या बोल रही है। ये तो बाकी तो नॉर्मल है, हमने पहले भी किया है ये काउंट वाला। नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ये इसने कितने लिए हैं। सुशांत आए हैं हमारे शॉप में तो उन्होंने कितने यहाँ पे आइटम लिए हैं, राइट, टोटल आइटम। तो टोटल आइटम इन्होंने 14 लिए हैं। क्योंकि हम ग्रुप बाय नहीं यूज कर रहे, विंडो फंक्शन यूज कर रहे, तो उनके सामने यहाँ पे देखो हर जगह 14 14 14 14 आ गया है फॉर दिस इनवॉइस नंबर फॉर दिस कस्टमर। तो बट अभी के लिए हम ये देख रहे हैं रैंकिंग कैसे असाइन होती है, रो नंबर कैसे असाइन होता है। तो रो नंबर नॉर्मली भी असाइन हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 थ्रू आउट कर दो आप रो नंबर सिर्फ लिख के, ओवर पार्टीशन बाय इनवॉइस नंबर ही करो, बाकी तो करने की जरूरत है नहीं। तो इनवॉइस नंबर वाइज आपकी वो रैंकिंग दे देगा आपके कस्टमर्स की। बट अभी के लिए हमने क्या किया है, तो यूनिट प्राइस डिसेंडिंग से लगाया है सिर्फ हमने, और स्टॉक कोड भी डिसेंडिंग से लगाया है, और फॉर पर इनवॉइस नंबर हमने बोला है कि उसको रैंक दे दो। तो ये जो कस्टमर 14 बार आया है या फिर 14 आइटम्स लिए है, उसने एक बार आया होगा, 14 आइटम्स एक ही बार में उसके बकेट में डाल दिया उसने, तो उसकी रैंकिंग है सिर्फ। पहले ये डाला, फिर ये पहले ये डाला नहीं, यूनिट प्राइस वाइज है सिर्फ ये वाला। तो यूनिट प्राइस डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाइए और उसको सिर्फ रैंकिंग दे दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इतने आइटम्स उसने ले लिए उस कस्टमर ने। उसके बाद नया कस्टमर है, उसकी रैंकिंग फिर से रो नंबर हम असाइन कर रहे हैं उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसा भी आपका बिजनेस लॉजिक है उस हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको 4 लाख रिकॉर्ड को 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स टाइप देना चाहते हो ऐसा, वो भी दे सकते हो। ये लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं इतना इतना लंबा, सिर्फ रो नंबर लिख दो और रो नंबर ओवर पार्टीशन बाय, इतना ही, ओवर पार्टीशन बाय इनवॉइस नंबर, तो दे देगा। राइट, तो रो नंबर क्या कर रहा है, रो को असाइन कर रहा है, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो 2.95 और 2.95 के दो रिकॉर्ड्स है, और उसको रो नंबर 4 दिया है और इसको 5 दिया है। तो यहाँ पे ऐसा है कि हर रिकॉर्ड को एक अलग रो नंबर उसने असाइन किया है। हर रिकॉर्ड को अगर उसकी प्राइस सिमिलर भी है 2.95 2.95 95, राइट, ये तीनों रिकॉर्ड को 4 5 6 ऐसे रैंकिंग दी है उसने। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस रिजल्ट शोज द रैंकिंग ऑफ द आइटम्स इन ईच ऑर्डर मतलब इनवॉइस नंबर बेस्ड ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर यूनिट प्राइस। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं कि ये रिजल्ट क्या है, इट द रिजल्ट शोज द रैंकिंग ऑफ द आइटम्स इन ईच ऑर्डर, इन ईच ऑर्डर, या फिर इनवॉइस नंबर बोलो, based on the decreasing order of their unit price। ठीक है, एक एक दो बार पढ़ लो, ये पढ़ लो और इसको समझो।
और ये समझ में आ गया सबको? मोनिका, अजय, यस आ गया। मोनिका कहाँ है? मोनिका, अब मुझे अब हमें क्या करना है? ऐसा मान के चलो कि पहले सिर्फ 5 आइटम हर किसी ऑर्डर के लिए, हर किसी इनवॉइस नंबर के लिए पहले सिर्फ हमें 5 आइटम चाहिए। यहाँ पे 14 है, 15 है किसी के, राइट? किसी के तो 20, 25, 31, 32, 35 है। अरे बाप रे, ठीक है, 35 है। हाँ? तो इतने सारे नहीं चाहिए, हर किसी के पहले 5 आइटम्स देखने हैं हमें, हर किसी के पहले 5 आइटम्स, हर इनवॉइस नंबर के पहले 5 आइटम्स देखने हैं रैंक के हिसाब से उनके। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक टेम्पररी टेबल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं? विथ CTE ऐसा लिखते हैं हम। विथ के बाद कुछ भी लिखो, वो टेबल का नाम होगा आपके, बट हम जनरली यही सिंटैक्स फॉलो करते हैं, राइट? विथ CTE। अब ये CTE हो गया, तो पूरा जो टेबल है उसका टेम्पररी नाम मैंने चेंज करके CTE कर दिया। टेम्पररी मतलब जब तक हम ये क्वेरी रन करते हैं तब तक ही ये नाम रहेगा। उसके बाद वैसा ऐसा कुछ नहीं है कि वो व्यू बन जाएगा और टेम्पररी टेबल में कहीं पे सेव हो जाएगा। तो अब मुझे क्या चाहिए, पहले सिर्फ 5 ऑर्डर ही, हर किसी के पहले 5 ऑर्डर देखने हैं, हर इनवॉइस नंबर के पहले 5 आइटम्स देखने हैं। मतलब ये अगर इनवॉइस नंबर है, इसके सिर्फ 5 आइटम्स, मतलब 1 2 3 4 5 बस। उसके बाद मुझे नहीं देखने, 14 तक नहीं देखने। उसके बाद ये कस्टमर आता है, इसका इनवॉइस नंबर आता है, तो इसके भी इनवॉइस पहले 5 आइटम्स देखने, 1 2 3 4 5, दैट्स इट। ये लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं देखनी है। उसके बाद उसके जो भी बाद में आता है ये इनवॉइस नंबर, उसके भी पहले 5 देखने हैं। अब ये जो है एक टेबल है, इस टेबल का अब मैंने नाम रख दिया है CTE, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। अब इसको क्वेरी करना है, इस CTE टेबल को क्वेरी करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ ये बताओ। पहले तो सेलेक्ट स्टार, लेफ्ट स्टार फ्रॉम हाँ, फिर उसके बाद सिटी वेयर, वेयर, ये आपका जो रैंक है, हाँ वेरी गुड, हाँ, वेयर रैंक ऑफ यूनिट पर इनवॉइस इज लेस देन 6। लेस देन 6, वेरी गुड, लेस देन 6, और लेस देन और इक्वल टू 5 लिख दो या फिर लेस देन 6 लिख दो, कुछ भी लिखो चलेगा। अब यहाँ पे देखो क्वेरी करते हैं हम इस टेबल को। ये टेबल बन गया है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद इसके ऊपर क्वेरी रन कर रहे हैं हम, ये वाली क्वेरी। अब आपको दिखेगा कि देखो 1 2 3 4 5, पहले 5 रोज सिर्फ इस इनवॉइस नंबर के। उसके बाद दूसरे इनवॉइस नंबर के पहले 5 रोज। उसके बाद जो भी इनवॉइस नंबर आता है उसके पहले 5 रोज। ये अलग अलग उसके बिजनेस यूज केसेस है, रो नंबर के, सिर्फ हम रो नंबर असाइन कर रहे हैं। समझ में आ गया? यस। अब देखते हैं और 2 फंक्शंस। एक तो रो नंबर हो गया, दूसरा है रैंक और डेंस रैंक। क्या होता है? रैंक एक फंक्शन है
और उसके बाद है डेंस रैंक, DENSE, डेंस अंडरस्कोर रैंक। रैंक और डेंस रैंक ये काफी सिमिलर फंक्शंस है, रो नंबर जैसी फंक्शंस है। तो हम इसी में क्या करेंगे, आपको डिफरेंस समझाता हूं मैं। इनवॉइस नंबर, स्टॉक कोड, डिस्क्रिप्शन, यूनिट प्राइस, फिर रो नंबर ओवर पार्टीशन बाय इनवॉइस नंबर, ऑर्डर बाय यूनिट प्राइस डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय यूनिट प्राइस डिसेंडिंग, इतने तक ही लेते हैं। और एवरेज प्राइस के ऊपर ही सब कुछ करते हैं। स्टॉक को सिंपलर क्वेरी लिखते हैं यहाँ पे, इसको हटा देंगे। एज रैंक ऑफ यूनिट प्राइस पर इनवॉइस। उसके बाद रो नंबर है, यहाँ पे लिखा है हमने। उसके बाद हम यूज करेंगे रैंक। रैंक, अब रैंक का भी सिमिलर, रैंक को कैसे करेंगे, ओवर पार्टीशन बाय यूनिट प्राइस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रैंक की जगह पे हम लिखेंगे रो नंबर, एक्चुअली एग्जैक्ट लिखेंगे हम रो नंबर, रो नंबर। अब ये पूरा चेंज करेंगे, यहाँ पे रैंक डिक्लेयर करेंगे, रैंक पार्टीशन बाय इनवॉइस नंबर, और इसका होगा रैंक, रैंक ऑफ होगा, ये नंबर नहीं होगा, इसको, इस कॉलम को हम रैंक बोलेंगे। और एक कॉलम बनाएंगे, ये होगा डेंस रैंक, डेंस रैंक। और यहाँ पे भी हम चेंज करेंगे, DENSE लिखेंगे, DENSE। उसके बाद जो भी आपको एग्रीगेट फंक्शन है वो लगाओ। काउंट ऑफ स्टॉक कोड लिखो, ओवर पार्टीशन बाय इनवॉइस नंबर, ये तो फीचर इंजीनियर कॉलम से, या फिर एवरेज लिख दो ऐसा कुछ करके, एवरेज ऑफ यूनिट प्राइस ओवर पार्टीशन बाय, ओवर पार्टीशन बाय इनवॉइस नंबर एज, इसको क्या नाम देंगे, एवरेज यूनिट प्राइस नाम देंगे इसको, एवरेज यूनिट प्राइस। अब ये आपको ऑलरेडी पता है, इसमें हम नहीं जाएंगे, इसको हटाओ या फिर रहने दो। हम देखने वाले हैं अब इन तीनों का डिफरेंस, रो रैंक डेंस, डेंस रैंक। ठीक है, देखो यहाँ पे अब रैंक रो नंबर हमने असाइन किया है, रो नंबर। अब रो नंबर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, अब ये रो नंबर असाइन हुआ है इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंगली। ये दो है, इनवॉइस नंबर एक ये है 76 उसकी 2 यूनिट प्राइजेस है, और उसका भी रैंकिंग हमने लगा दिया 1 2। फिर उसके बाद आता है ये वाला, उसकी रैंकिंग फिर 1 2 3, यहाँ तक सिंपल है राइट। यहाँ पे आ गया फिर ये 46 वाला कस्टमर, 46 वाले कस्टमर के काफी सारे रिकॉर्ड्स है, तो काफी सारी उसकी, देखो यहाँ पे 32 रिकॉर्ड्स है, तो 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 32, ये हमें पता है। अब देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रैंक ऑफ यूनिट, यूनिट प्राइस पर इनवॉइस और डेंस रैंक में रैंक क्या है। तो यहाँ पे ये जो रैंक है, द रैंक इज बेस्ड ऑन द यूनिट प्राइस, रैंक इज बेस्ड ऑन दिस यूनिट प्राइस। कैसे, तो यहाँ पे देखो
for this customer, for this invoice number, the unit price is same 2.95. तो अगर यहाँ की जो प्राइस सेम है, अगर सेम है तो उनका रैंक एक्चुअली एक ही होना चाहिए। अगर आप मतलब हमारे क्लास में अगर 2 के मार्क सेम है तो उन दोनों को भी मैं टॉपर्स बोलूंगा। अगर 20 आउट ऑफ 20 लिए है दोनों को, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि किसी को रैंक 1 दूंगा और किसी को 2 दूंगा, मैं दोनों को भी 1 दूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 2.95 2.95 कि 2 रिकॉर्ड से तो दोनों की रैंकिंग सेम है, इसको बोलते हैं रैंक। और यहाँ पे पहले देखो 3 और 4 थी, अलग अलग रैंकिंग थी। बट अगर आपको ऐसे करना है, जो सेम नंबर से उसकी रैंकिंग भी सेम होनी चाहिए, सेम यूनिट प्राइस को रैंक सेम देंगे, तो ये वाला यूज करो, रैंक यूज करो फिर इंस्टेड ऑफ रो नंबर। अब डेंस रैंक क्या है? इट इज सिमिलर टू रैंक, इंस्टेड ऑफ स्कीपिंग द रैंक वी इंक्लूड इट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 3 आया है, उसके बाद 4 4 4 4 5 6 6। तो यहाँ पे देखो ये 10 10 आया है, यहाँ पे तो नॉर्मल ही आया है, बट ये एक्चुअली यहाँ पे स्कीप हो रहा है। रैंक स्कीप हो रहा है। तो रैंक स्कीप का मतलब क्या है? यहाँ पे तो 1 2 है, बट यहाँ पे 1 2 2 है। अब एक ऐसा एग्जांपल देख लेंगे हम जहाँ पे रैंक स्कीप होता है। 5 6 7 7 8 9 9 9, शायद यहाँ से देखेंगे हम इस कस्टमर आईडी को, इसका जरा इसका ज्यादा रिकॉर्ड्स है 46 वाले का। 46 वाले के जो रिकॉर्ड्स है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ की रैंकिंग 1 है इसकी फॉर 9.95, फॉर 3.275 इसकी हो गई 222, फिर और एक है इसकी हो गई 2.95 के कितने रिकॉर्ड से? 2 रिकॉर्ड से, तो 3 4 हो गई यहाँ की 3 3 ही हो गई, यहाँ की भी 3 3 हो गई, यहाँ तक सेम है, 3 3 हो गई। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सीधा 5 हो गया रैंक में, 4 कहाँ गायब हो गया? अगर उससे छोटा नंबर है तो सीधा यहाँ पे 5 आ गया, 4 हट हट गया, क्योंकि 4 एक्चुअली यहाँ था 4th पोजीशन, तो इसको हमने 3 असाइन कर दिया है। तो एक्चुअली यहाँ पे स्कीप हो रहा है, रैंक में स्कीप होता है, डेंस रैंक में स्कीप नहीं होता वो नंबर। तो इसलिए 3 3, उसके बाद 4 4 4, बट यहाँ पे वो नंबर स्कीप हो रहा है, 1 2 है 3 है, बट 4 गायब है, क्योंकि 3 के 2 रिकॉर्ड्स आ गए, तो उसने इंटरनली इसको 4 अज्यूम किया था, बट वो नहीं था, उसको उसने 3 ही रख दिया है, बट इंटरनली 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5 है ये, उसके बाद फिर से 5 5 5, बट उसके बाद सीधा 9 है, 6 7 8 गायब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 है, 7 है, 8 पोजीशन पे है, फिर यहाँ पे 9 पोजीशन पे है वो। तो रैंक क्या कर रहा है? We give a ranking based on the value, but notice we do not have the rank here. We do not have the rank 4. Instead, we have 2 5s. Instead, we have 4 5s, right? Instead, we are 4 5s. That's why we are skipping this 4 number. We have, oh sorry, 2 3s. That's why we are skipping this 4 number. और उसके बाद फिर, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सिर्फ वो स्कीप नहीं कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है रैंक और डेंस रैंक में। डेंस रैंक इज सिमिलर टू रैंक, बट इंस्टेड ऑफ स्कीपिंग द 4, instead of skipping this 4, we include it. We are including this 4 number also, but for latter rows. तीनों में जो भी डिफरेंस है वो क्लियर हो गया आपको?
विवेकानंद, सुशांत, मीन्स ज्यादा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा समझ में आया ऐसे। क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया ये बताओ। मतलब ये डेंस रैंक जो है ना, पहला जो कॉलम पता है ना, रैंक ऑफ यूनिट प्राइस पर इनवॉइस, वो समझ में आया, विथ यूनिट प्राइस के अगेंस्ट। ठीक है, आपको बट रो ये नंबर सेकंड समझ में आ वाला, गया? पहले तो हाँ ये बताओ, रो नंबर समझ में आ गया? हाँ ये फॉर समझ में आया। डिक्रीजिंग फॉर डिक्रीजिंग यूनिट प्राइस फॉर ईच इनवॉइस नंबर, तो ग्रुप बाय इनवॉइस नंबर और डिक्रीजिंग यूनिट प्राइस के हिसाब से हम रो नंबर दे रहे हैं उसको। तो ये सबसे बड़ा नंबर है, यूनिट प्राइस सबसे ज्यादा है, इसके लिए 1 असाइन हुआ। फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये कस्टमर आया है, उसने हमसे ये 10 मान के चलो कि सिर्फ ये 10 आइटम पहले ले लिए हैं, ये वाले 10 आइटम्स, तो उनकी रैंकिंग लगा दी हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नंबर की 10 रैंकिंग, बस इतना ही अभी के लिए याद रखो, राइट? 10 नंबर की 10 रैंकिंग, तो ये काफी सिंपल है। रो नंबर हम असाइन कर रहे हैं बेस्ड ऑन यूनिट प्राइस एंड ग्रुप बाय कर रहे हैं हम इनवॉइस नंबर से। तो इनवॉइस नंबर के ये मतलब कि अगर आप दुकान में आ गए तो आपका एक इनवॉइस आईडी जनरेट हो गया। तो आपने ले लिए मेरे से 10 आइटम्स, यहाँ पे 10 आइटम्स ले लिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लगा दिए वो 10 आइटम्स, उसको एक रो असाइन कर रहे हैं हम, रो नंबर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये रो नंबर असाइन हुआ। अब रैंक जब असाइन करते हैं हम, तब रैंक में क्या होता है, रैंकिंग दे रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखो 1, 2 है, 1, 2 9.95 को 1 बता रहा है, इसको 2 नंबर पे बता रहा है, पर 3 नंबर पे यहाँ पे 2 आइटम्स है। तो क्यों है 2 आइटम्स 3 नंबर पे? क्योंकि यहाँ की जो वैल्यू है वो सेम है, तो इनको रैंकिंग वो सेम दे रहा है, सेम मार्क्स वालों की सेम रैंकिंग। बट उसके बाद जो है वो नंबर 4 स्किप कर रहा है। आइडियली यहाँ पे 4 आना चाहिए, 4th नंबर पे आना चाहिए। अगर 3 नंबर पे 2 लोग हैं तो 4 नंबर पे आना चाहिए, बट वो 4 नंबर स्किप करता है सिर्फ यहाँ पे रैंक में। तो यहाँ पे 5 आ गया। फिर उसके बाद भी 5 के 3 रिकॉर्ड्स क्यों आए? क्योंकि 3 यूनिट प्राइस सेम थी, 2.55, 2.55, 2.55, इसलिए तीनों की जो रैंकिंग है वो सेम है। क्योंकि उनके मान के चलो कि मार्क्स सेम है तो रैंकिंग भी सेम है। बट यहाँ पे ये चीज हो रही है, 5th नंबर के बाद फिर से वो 6, 7, 8 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअली 5 के बाद 6 होना चाहिए था यहाँ पे, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9 होना चाहिए था। बट यहाँ पे हम रैंकिंग ऐसे अलॉट कर रहे हैं कि वो स्कीप हो रहा है, वो सारे नंबर स्कीप हो रहे हैं। अब रो नंबर और रैंकिंग के बीच में डिफरेंस जो भी है वो पता चल गया क्या? अब क्लियर है? हाँ सर। आप क्लियर है सर, एक बार बताने के बाद। राइट, राइट। तो इसके बाद यहाँ पे देखो, अब रैंक और डेंस रैंक में क्या फर्क है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्चुअली वो नंबर स्कीप ही नहीं करना है। अगर मेरे क्लास में कोई 2 बच्चे हैं तो यहाँ पे देखो 1, 1 है, 2 है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक अलग अलग नंबर थे। बट यहाँ पे नंबर सेम है, 2.95, 2.95। तो यहाँ पे तो उसने दिया है ऑर्डर 3, 3 सेम इन अ वेरी सिमिलर वे टू दिस रैंक। बट यहाँ पे जब आते हैं हम, यहाँ पे उसने 4, 4, 4, 4 करके लिखा है, तो वो स्कीप नहीं हो रहा है आइटम। तो चार लोग ऐसे हैं कि उनकी रैंक 4 है, उसके बाद 5 आ गया। तो यहाँ पे कोई नंबर स्कीप नहीं हो रहा है। 1, 2, 3 भी है, 4 भी है, 4 के काफी रिकॉर्ड से, फिर 5, 6 ऐसे है। तो सबसे ज्यादा फिर सबसे कम काउंट किसका है? इसी का होगा, क्योंकि यहाँ देखो 32 टोटल आइटम्स है। बट ऐसी अगर हमने रैंकिंग दी तो 29 तक ही आ रहा है नंबर, और अगर ऐसी रैंकिंग दी तो 11 तक ही आ रहा है नंबर, क्योंकि काफी सारे आइटम्स के जो भी प्राइस है वो सेम है। मतलब कि काफी सारे लोग मेरे बैच में अगर 30 लोग हैं तो एक रैंक कितने लोगों का है? एक ही लोगों का है, एक ही बंदा एक रैंक पे है, सेकंड दूसरा बंदा 2 रैंक पे है, पर तीसरे रैंक पे आने वाले 2 बंदे हैं। उसके बाद फिर 4th रैंक पे आने वाले 4 बंदे हैं।
तो टोटल आइटम्स होंगे 32, बट जो डेंस रैंकिंग असाइन कर रहे हैं हम वो 11 तक ही आ रही है। अब ये तीनों का डिफरेंस पता चल गया आपको, रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर। क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है अभी? चलिए, गुड। एक बार उसका सिंटैक्स देखना है तो देख लो फिर से। सर ये जो फंक्शन है क्या? डेंस रैंक एवरेज और रैंक विंडो फंक्शन में यूज करते हैं क्या? हाँ हाँ, ये विंडो फंक्शन में यूज करते हैं, ये भी फंक्शन है, यहाँ पे देखा है हमने, राइट? रैंकिंग फंक्शंस बोलते हैं उसको, ये भी विंडो फंक्शंस ही है। एग्रीगेट विंडो फंक्शंस माने बड़ा अम्ब्रेला है, उस बड़े अम्ब्रेले के अंडर ये सारे फंक्शंस आते हैं, एग्रीगेट आते हैं, रैंकिंग फंक्शंस आते हैं और एनालिटिक फंक्शंस भी आते हैं। तो हमने ये देखे 3 फंक्शंस पहले, रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक। ठीक है सर। ठीक है, अब इसके बाद हम यंटाइल देखते हैं। यंटाइल, यंटाइल क्या करता है पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार उसकी। यंटाइल फंक्शन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई व्हाट परसेंटाइल और क्वार्टाइल अ गिवन रोज फॉल्स इनटू, मतलब कि हम बिनिंग कर रहे हैं उसकी। अब मतलब पर्टिकुलर रो है तो वो कौन से क्वार्टाइल की है। यंटाइल क्या करता है, बिनिंग करता है। This function helps to identify what percentile a given row falls in। मतलब क्या कि सिंपल उसका मतलब है कि एक डेटा है तो डेटा को हम बकेट्स में, अलग अलग बकेट्स में डाल रहे हैं। अलग अलग बकेट्स में वो डाल रहे हैं और उसको बकेट नंबर असाइन कर रहे हैं। तो मे भी हो सकता है आप बोलो कि रेवेन्यू, सम ऑफ रेवेन्यू के हिसाब से, जो भी रेवेन्यू है मेरा उसके हिसाब से आप 3 बकेट तैयार कर रहे हो। ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाली बकेट है, यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड्स है वो काफी ज्यादा रेवेन्यू मुझे देते हैं। ये मीडियम देते हैं और ये सबसे लो वाले देते हैं, मतलब कि इनकी जो सम ऑफ रेवेन्यू है, सम ऑफ रेवेन्यू है, काफी कम है, ज्यादा है, उससे ज्यादा है। या फिर हम 4 बकेट तैयार करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ हर किसी बकेट में 25% डेटा होगा। अगर 4 बकेट तैयार किए तो डेटा कितना होगा, हर एक बकेट में 25% डेटा होगा। तो बिनिंग कर रहे हैं हम। तो इसका फॉर्मूला क्या है यंटाइल का, कि नंबर ऑफ रोज इन ईच टाइल, मतलब ईच बकेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, कितने रिकॉर्ड्स इसमें आने चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रोज इन रिजल्ट सेट, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टोटल रोज इन अ रिजल्ट।
मतलब कि अगर यहाँ पे 100 नंबर है तो 100 डिवाइडेड बाय कितने बकेट्स चाहिए आपको, तो नंबर ऑफ टाइल्स स्पेसिफाइड, तो बकेट्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ रोज। अब मान के चलो कि मेरे पास टोटल 100 रोज है और मुझे 4 बकेट में वो डालने हैं, अलग अलग 4 बकेट्स क्रिएट करने हैं उसके, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आएगा 25। तो 25 नंबर ऑफ रोज इन ईच बकेट, 25 नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे, नंबर ऑफ रोज इन ईच बकेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं उसका, उसके बाद आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा एन टाइल का। ct as select customer id comma sum of revenue as total revenue from retail data group by customer id order by customer id और टोटल रेवेन्यू करेंगे हम। अब ये वाली एक क्वेरी, सॉरी ये वाली एक क्वेरी बन गई, हम टेम्पररी टेबल क्रिएट किया हमने सिटी नाम का। हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सम ऑफ रेवेन्यू ले रहे हैं, सम ऑफ रेवेन्यू एज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम रिटेल डेटा यूज ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, मतलब कि कस्टमर आईडी जो भी मेरे पास कस्टमर आता है उससे मुझे कितना रेवेन्यू मिलता है, मतलब ये अगर कस्टमर मेरे पास 2 बार आया है तो इसका टोटल आ जाएगा रेवेन्यू, यूनिट प्राइस नहीं। एक्चुअली यहाँ पे एक रेवेन्यू नाम का एक कॉलम होगा, अभी तक हमने यूज नहीं किया है, बट मान के चलो कि ये वाला कॉलम रेवेन्यू है, तो उसका सिर्फ सम कर रहे हैं और ग्रुपिंग बाय कर रहे हैं कस्टमर आईडी से, मतलब हर एक कस्टमर आईडी का हम सम का उसके उसके रेवेन्यू का सम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, अब उसको बिनिंग करेंगे इस डेटा को, ये जो भी अब डेटा क्रिएट हो रहा है इसकी बिनिंग करेंगे। पहले तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE, मैं आपको पहले डेटा दिखाता हूँ कि डेटा कैसे क्रिएट हुआ है। कस्टमर आईडी टोटल रेवेन्यू, कस्टमर आईडी और टोटल, मतलब ये जो कस्टमर आया है मेरे पास उसने मुझे टोटल रेवेन्यू कितना दिया है, ग्रुप बाय कर रहे हैं ना कस्टमर आईडी से, तो देखो मिल गया फॉर ईच कस्टमर हाउ मच इज द टोटल रेवेन्यू, बस इतना सिंपल है। और उसको सिर्फ ऑर्डर बाय कर रहे हैं, ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी और टोटल रेवेन्यू, तो ऑर्डर बाय मतलब 46 47 48 49 50 52 53 54 ऑर्डर बाय, राइट, दिखने में थोड़ा सा सही लगे। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट या फिर सेलेक्ट स्टार ही कर दो, सेलेक्ट स्टार, या फिर नहीं एंटाइल यूज करना है ना हमें, तो 1 बाय 1 हमें कॉलम के नाम लिखने पड़ेंगे, टोटल रेवेन्यू, कस्टमर आईडी टोटल रेवेन्यू, कॉमा करके हम लिखेंगे अब एन टाइल। अब कितने बिन चाहिए आपको, जैसे हमने पहले देखा था मुझे 4 बिन चाहिए, ये जो रिकॉर्ड्स है वो 4 बिन में चाहिए मुझे, तो यहाँ पे 4 मैंने कर दिया है।
और फिर ओवर सेम पार्टीशन बाय ओवर, या फिर पार्टीशन बाय नहीं करेंगे हम यूज यहाँ पे एंटाइल में, ओवर सिर्फ हम ऑर्डर बाय लिखते हैं, ऑर्डर बाय टोटल रेवेन्यू, सिंपल लिखेंगे हम क्वेरी, टोटल रेवेन्यू एज रेवेन्यू क्वार्टाइल्स। अब इसको जो भी नाम देना है वो दे दो, रेवेन्यू क्वार्टाइल्स बोलते हैं हम उसको, रेवेन्यू क्वार्टाइल्स फ्रॉम सिटी। अब देखो रेवेन्यू क्वार्टाइल्स 4 है, तो और इसका भी रेवेन्यू एक्चुअली एंटाइल तो किया है बट ऑर्डर बाय भी किया है, ओवर ऑर्डर बाय टोटल रेवेन्यू। तो देखो 4 क्वार्टाइल्स तैयार हो गए, 4 बीन्स तैयार, 4 बकेट्स तैयार हो गए। अब हर किसी रिकॉर्ड को हमने एक बकेट में डाल दिया है। तो ये जो भी पहला है, ये बकेट, पहला बकेट देखो, यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स है, ये वाले सारे रिकॉर्ड्स बिलोंग्स टू फर्स्ट बकेट। अब कहीं पे तो सेकंड बकेट भी आएगा नीचे। एंटाइल हमने टोटल रेवेन्यू से की है, तो यहाँ पे देखो अब ये दूसरा बकेट शुरू हो गया। ये सारे रिकॉर्ड्स दे आर बिलोंग टू दिस सेकंड बकेट। लास्ट बकेट देखते हैं, फोर्थ बकेट। तो फोर्थ बकेट देखो काफी रेवेन्यू वाइज काफी हेवी है। यहाँ पे जो भी कस्टमर्स है वो मेरे लिए काफी हाई वैल्यूड कस्टमर्स है। जो फोर्थ बकेट में जो भी लोग हैं उनसे मुझे काफी ज्यादा रेवेन्यू मिला है, 65,000 65,000। तो ये जो रेवेन्यू है वो असेंडिंग ऑर्डर से लगा है, ऑर्डर बाय के, ऑर्डर बाय टोटल रेवेन्यू। तो ये इसको हम बिनिंग बोलते हैं, BINNING, बिनिंग, BINNING बोलो। तो या फिर हम बोलेंगे इसको और क्या बोल सकते हैं, क्लस्टर्स। ये क्लस्टर है, these customers belong to this cluster, थर्ड क्लस्टर, फोर्थ क्लस्टर, फर्स्ट क्लस्टर, राइट। तो हर किसी में हर किसी में सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है। फर्स्ट बकेट में 25% है, सेकंड बकेट में 25% है, थर्ड बकेट में 25, फोर्थ बकेट में 25% है रिकॉर्ड्स। मतलब 4 लाख टोटल रिकॉर्ड्स है, तो 1-1 लाख रिकॉर्ड एक एक बकेट में आ गया। इसको बोलते हैं एंटाइल। ये समझ में आ गया? बाकी लोग, अजय, आशा, मोनिका, सुशांत। हाँ हो आया समझ। हम्म, ठीक है। एटलीस्ट ये फंक्शंस क्या करते हैं, क्या हो रहा है, इतना भी अगर समझ में आ गया तो भी सफिशिएंट है। इसके सिंटैक्स वगैरह नहीं भी आ गए, नहीं नहीं भी समझ में आए तो भी चलेगा। वो तो प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। बट ऐसा भी कुछ होता है, अगर किसी ने पूछा आपको कि व्हाट आर डिफरेंट एनालिटिकल फंक्शंस और विंडो फंक्शंस इन SQL, ये आना चाहिए आपको बताना, एटलीस्ट थियोरेटिकल क्वेश्चंस का आंसर्स तो बताना बता पाओगे आप, राइट। अब देखते हैं परसेंट रैंक और क्यूमुलेटिव डिस्ट फंक्शन। एंटाइल देखा है हमने।
परसेंट अंडरस्कोर रैंक और क्यूमुलेटिव डिस्ट, ये दो फंक्शंस देखेंगे। एंटाइल देखा है हमने, अभी ये दो फंक्शंस देखेंगे हम, परसेंट रैंक और क्यूमुलेटिव डिस्टेंस, क्यूमुलेटिव डिस्ट। को पता है क्यूमुलेटिव डिस्ट क्या होता है? क्यूमुलेटिव क्या होता है? एक फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ रोज preceding with current row divided by total rows in the window partition। क्यूमुलेटिव डिस्टेंस क्या है? ये कैलकुलेट करता है रिलेटिव रैंक को। एब्सोल्यूट रैंक को कैलकुलेट कर रहा है क्या? ये नहीं कर रहा, ये रिलेटिव रैंक को करता है ऑफ करंट रो विद इन अ विंडो पार्टीशन। ये कैसे करता है वो हम देख लेंगे, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आता है परसेंट रैंक। इस फंक्शन calculates the percent rank of the current row within a window partition using the फॉर्मूला। इसका एक फॉर्मूला है, इंटरनली कैसे वर्क करता है, x माइनस 1 divided by number of rows in window partition minus 1। और x क्या है? x is the rank of the current row। सिंपल दो फॉर्मूले हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम परसेंट रैंकिंग, बट उसका परसेंट कैलकुलेट करते हैं। परसेंट कैलकुलेट होता है यहाँ पे इस फॉर्मूले से। दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द परसेंट रैंक ऑफ द करंट रो विद इन अ विंडो पार्टीशन। परसेंट रैंक कैलकुलेट करता है वो इस फॉर्मूले से। x माइनस 1, x मतलब करंट, उसका रैंक, करंट रो का एक रैंक जो हमने पढ़ा है, राइट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोज इन अ पार्टीशन माइनस 1। ये फॉर्मूला है। चलो एक क्वेरी लिखते हैं, उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे उस क्वेरी का मतलब। सेलेक्ट इनवॉइस नंबर कॉमा स्टॉक कोड कॉमा डिस्क्रिप्शन, कुछ कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं हम,
यूनिट प्राइस कॉमा। अब रैंकिंग करते हैं, रैंक यूज करते हैं हम। रैंक ओवर पार्टीशन बाय इनवॉइस नंबर, ऑर्डर बाय यूनिट प्राइस, सेम पहली क्वेरी, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाएंगे। एज रैंक ऑफ यूनिट प्राइस पर इनवॉइस। ये पता है आपको, अब यहाँ तक पता है। फिर क्या करेंगे हम, सिंपली एक काउंट ऑपरेशन और काउंट यूज करेंगे। काउंट अभी यूज करो मत करो, हमें परसेंट रैंक और क्यूम डिस्ट पढ़ना है राइट आज। तो काउंट स्टॉक कोड है उसका नाम, उस कॉलम का काउंट स्टॉक कोड ओवर पार्टीशन बाय सेम इनवॉइस नंबर राइट। एज नंबर ऑफ आइटम्स नाम देंगे इसको। उसके बाद हम अब परसेंट यूज करेंगे, परसेंट रैंक फिर आता है ओवर पार्टीशन बाय परसेंट रैंक ओवर पार्टीशन बाय इनवॉइस नंबर, फिर ऑर्डर बाय यूनिट प्राइस डिसेंडिंग। सिर्फ यहाँ पे वो, अगर फॉर्मूला देखा आपने तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं है। परसेंट किस में कैलकुलेट होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 में होता है, बट मेन परसेंट रैंक में वो नहीं आता, इसलिए हमें बाद में लगाना पड़ता है इनटू 100। तो यहाँ पे सिर्फ वही हम करने जा रहे हैं, इनटू 100 एज परसेंट रैंक कॉमा तुम डिस्ट ओवर पार्टीशन बाय इनवॉइस नंबर और सेम ऑर्डर बाय यूनिट प्राइस डिसेंडिंग एज क्यूम डिस्ट फ्रॉम डिटेल डेटा। क्या रहेगा, एंड ऑफ क्वेरी एक्सपेक्टेड।
यूनिट प्राइस पर इनवॉइस, रैंक ऑफ, अच्छा ओके। कुछ गलत है सिंटैक्स, देख लो एक बार। एंड ऑफ क्वेरी एक्सपेक्टेड बट close bracket found line number 5, line number 5 close bracket found where? Here. Okay. अब यहाँ पे देखो, रैंकिंग पता है अब आपको, राइट? 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ आइटम्स क्या है? काउंट ऑफ स्टॉक कोड है सिर्फ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सॉरी, यहाँ पे सिर्फ हम काउंट स्टॉक कोड का काउंट ले रहे हैं हम। काउंट ऑफ स्टॉक कोड पार्टीशन बाय इनवॉइस नंबर, मतलब टोटल स्टॉक कोड कितने हैं उसका काउंट ले रहे हैं। पार्टीशन बाय इनवॉइस नंबर, ग्रुप बाय इनवॉइस नंबर कर रहे हैं सिर्फ हम। परसेंट रैंक फील्ड निकाल रहे हैं, परसेंट रैंक। तो देखो इसका 0 रैंक है, पहले रो का 0 कैसे आ गया? तो 1 रैंक के कितना है उसका? 1 है। परसेंट रैंक कैसे आ गया? तो यहाँ का रैंक जो है 1 है, 1 है यहाँ का रैंक, राइट? तो 1 परसेंट रैंक का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 1 0, 0 डिवाइडेड बाय 0 0 मल्टीप्लाई बाय 100 0, तो इसलिए इसका 0 आ गया परसेंट रैंक। अब इसका 3.7 आ गया परसेंट रैंक, कैसे आ गया? 3.7 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोज इन अ विंडो पार्टीशन। कितने रो है विंडो पार्टीशन में, मतलब विंडो पार्टीशन में कितने रो है इस पार्टीशन में। तो यहाँ पे कितने रो है फॉर दिस कस्टमर आईडी, फॉर दिस इनवॉइस नंबर 44444, या कहाँ तक काफी सारे रिकॉर्ड्स है, यहाँ तक देखो 4, ये तो कितने हैं? 24 है रैंक, कितने हैं? 24। तो कितना यहाँ पे कितना होगा? ये नंबर 24 होगा। नंबर ऑफ रोज इन विंडो पार्टीशन, विंडो पार्टीशन में कितने रो है? 24 है। तो 24 माइनस 1 23, तो 1 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 100 आप करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये वाला। तो वैसे ही है, सेम फॉर्मूला हमने यूज किया है। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। आ रही है हाँ आ रही है। ठीक है, मोनिका को शायद कोई इशू उन्होंने है। कुछ मैसेज भेजा है, नेटवर्क स्टेबल नहीं है कुछ। हाँ उनका उनके यहाँ। स्टेबल नहीं होगा, कोई नहीं। आप रिकॉर्डिंग देख लो, मैं रिकॉर्डिंग की लिंक भेज देता हूँ आपको सेशन होने के बाद। तो देखो परसेंट रैंक हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो क्यूम डिस्ट है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है उसका भी फार्मूला है, बस फार्मूला यूज कर रहे हैं और ये भी कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका रैंकिंग परसेंट वाइज रैंकिंग यूज कर रहे हैं उसकी, और इसकी क्यूमुलेटिव डिस्टेंस। अब ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है? टोटल नंबर ऑफ रोज प्रीसीडिंग विथ करंट रो, जो इससे पहले रो है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल रोज इन विंडो पार्टीशन। टोटल रोज इन विंडो पार्टीशन ठीक है, ये क्या है? नंबर ऑफ रोज प्रीसीडिंग विथ करंट रो,
number of rows preceding with current row, number of row preceding with current row. preceding का मतलब क्या होता है? उसके पहले उसके पहले, गुड। उसके पहले कितने हैं? जीरो विथ preceding 0 प्लस 1, मतलब ये फर्स्ट ही है, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय फिर टोटल नंबर ऑफ रोज विद इन दैट विंडो पार्टीशन। right, 1 divided by with current row, number of rows preceding with current row divided by total number of row। तो ये क्या होता है? the function it will calculate the relative rank calculate कर रहा है वो। उससे पहले कितने रो थे? तो ये इससे पहले कितने रो थे उसके हिसाब से वो क्यूमुलेटिव रैंक दे रहा है। यहाँ पे देखो बढ़ रही है रैंक, बट फॉर ईच विंडो पार्टीशन। क्यूमुलेटिव डिस्ट। डिस्टेंस नहीं, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन है वो। वो एक बार चेक कर लेना, सॉरी, एक करेक्शन कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन है वो, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल, इसने अगर इंट्यूटिव वे में हमें पढ़ाया है तो वो एक बार हम देख लेंगे। Cumulative distribution returns the cumulative distribution of value in a group of values. The result is the number of rows preceding and including the row। हाँ ठीक है, यहाँ पे ये डिफिनेशन नहीं थी मेरे पास। And including the row in the window, ordering of the window partition divided by total number of rows in the window partition। तो यहाँ पे preceding row with current row, मतलब यहाँ पे देखो इसका अकाउंट क्या है, ये ऑर्डर अकाउंट, सेलेक्ट अकाउंट, ऑर्डर वैल्यू, क्यूमुलेटिव डिस्टेंस ओवर, सॉरी, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ओवर पार्टीशन बाय अकाउंट, पार्टीशन बाय अकाउंट, पार्टीशन बाय और ऑर्डर बाय ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, फ्रॉम जून 2017 ऑर्डर्स। तो यहाँ पे क्या आ गया फिर, इनका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। तो 1 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? 0.2 होता है क्या? इस पॉइंट होना है। 0.2 होता है। तो देखो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ सिंपल डेटा है तो यहाँ हमें ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। इंटरनली कैसे कैलकुलेट कर रहा है फॉर ईच विंडो। विंडो क्या है? इतनी एक विंडो है। अब ये विंडो कैसी बनी? ओवर पार्टीशन बाय किया है हमने अकाउंट। ये जो भी है अकाउंट, ये सेम अकाउंट है। देखो एक विंडो बन गई अब ये वाली। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रीसीडिंग विद दिस रो इंक्लूडिंग दिस रो कितने हैं? 1 है। यहाँ पे कितने हैं बताओ? इंक्लूडिंग दिस रो 2 है, राइट। यहाँ
it will return the cumulative distribution of the value in a group of values. The result is the number of rows preceding and including the row. Preceding मतलब ये वाली एक preceding row है और including this current row. तो दो टोटल 2 है. 2 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 कितना आता है? 2 डिवाइडेड बाय 5 देख लो एक बार. 0.4 ही होगा. 0.4 ही होगा. तो इस टाइप हमने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया है. परसेंट रैंक तो आसान है, ये आपको पता चल गया है. परसेंट रैंक होप कि आपको ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया होगा. अब आप बोलोगे कि ये कहाँ यूज होते हैं. मैंने तो अभी तक कहीं यूज नहीं किया है. बस ये रो नंबर जो मैंने आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था KPMG वाला, राइट, उसमें यूज होगा रो नंबर. बाकी रियल लाइफ में तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं यूज करते हैं ऐसा कुछ. बट ये आपको एटलीस्ट फंक्शंस पता होने चाहिए, फंक्शंस क्या करते हैं. और अगर एक 5-6 बार अगर प्रैक्टिस करोगे इसकी क्वेरी लिखने की, वो खुद से लिखना पड़ेगा, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं, खुद से लिखना पड़ेगा. तब आपको पता चल जाएगा कि ये विंडो फंक्शन है, उसके बाद ओवर पार्टीशन बाय आता है, राइट. बाकी तो क्वेरी सिंपल है. अब ठीक है, किसको डाउट इसमें? नहीं. अभी तो नहीं, इसको प्रैक्टिस करने के बाद देखना पड़ेगा. अब ये हाँ, प्रैक्टिस करो उसकी. सिर्फ अभी के लिए अगर डाउट नहीं है तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है एटलीस्ट. उसके ठीक बाद है. जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप वो सुलझती है चीज़ें. बट रेगुलरली प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक ही बार प्रैक्टिस करोगे तो मतलब कि अगर पाइल अप करोगे तो फिर नहीं होगा. धीरे धीरे करते जाओगे तो हो जाता है वो. अगर हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं एक ही बार में सब कुछ मैं कर लूंगा, बाद में पूरा सिक्वल पढ़ लूंगा, तो वो नहीं होता. तो जब अभी तक भी मतलब एटलीस्ट हमारा सिक्वल खत्म हो गया है और लगभग पाइथन खत्म हो गया है, तो कोडिंग की प्रैक्टिस करने के लिए अब आप फ्री हो. अब जो आगे होगा वो ज़्यादा कोडिंग नहीं है उसमें, यही तक कोडिंग है. बाकी तो सिर्फ थियोरेटिकल कंसेप्ट्स है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी सिंपल है. बेसिकली डेटा क्लीन और वो सब करने के लिए ज़्यादा कोडिंग लगती है, सिक्वल की क्वेरी करने के लिए कोडिंग लगती है. अभी जो आप आगे 5 महीने सीखने वाले हो वो काफ़ी सिंपल रहेगा. सिर्फ थ्योरी रहेगी, थ्योरी सबको आती है वो रट्टा मारने के बाद. तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है हमें, प्रोजेक्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, प्लस आपको कुछ नोटबुक्स रखने हैं आपके पास. आपको मैं बताता जाऊंगा कि कैसे नोट्स निकालने हैं आगे जाके. बट अभी के लिए आपको क्वेश्चंस भी पता है सिक्वल के, क्या इंटरव्यू में पूछते हो लोग. तो उसकी प्रैक्टिस करते रहो. ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है. वैसे बहुत एक वीक बाद मिले हैं, तो मैं बस कुछ फंक्शंस बचे हैं, एनालिटिक फंक्शंस, काफ़ी सिंपल है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे पहले 20 मिनट में, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स को शुरुआत करेंगे. स्टैटिस्टिक्स काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में ऐसे ही हम पढ़ेंगे उसको भी. वो तो काफ़ी ज़्यादा इजी है एक्चुअली. ये तो कोडिंग होती है, तो कोडिंग उतनी इजी नहीं होती, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार बार, उसके बाद जाके समझ में आता है. बट थ्योरी ऐसा नहीं है, थ्योरी होती है, वो तो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा दूंगा. बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है. नोट्स, खुद के नोट्स निकालने हैं हार्ड कॉपी में, मतलब सॉफ्ट कॉपी नहीं, उसकी नोटबुक में पेन पेपर लेके. ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है. उसकी प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्ट दिए हमने 2. अभी तक किसी ने मुझे प्रोग्रेस नहीं बताई. तो
उसका भी अपडेट चाहिए मुझे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उस साइड कितने कैसे किए आपने वेब स्क्रैपिंग क्या नहीं, और IFM एनालिसिस इन SQL वो भी चाहिए। तो ये दोनों हमें कल हम कल उसका फॉलोअप लेंगे आपसे, क्योंकि आप अब फ्रेश होके वापस आए हो, राइट। फिर से एक नई शुरुआत करेंगे हम। कोडिंग तो ख़त्म हो गई है, अब सिर्फ थियोरेटिकल सीखना है। और सिर्फ अगर क्लास भी करते जाओगे आप रेगुलरली बिना बंक किए, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपकी कि सबका हो जाएगा ट्रांजिशन। हमारे स्टूडेंट्स का हो रहा है वैसे ट्रांजिशन। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ पहले तो।